Hello friends, I warmly welcome you all back to our channel UPSC Educare. In our last session, we explored the nuances of rural administration, uncovering the governance structures in our villages. Today, we pivot our attention to the bustling world of urban administration as we delve into chapter 6 of the NCERT series of class 6. So let's get straight into the urban realm together for a holistic understanding of administrative dynamics. So the story begins with 4 kids, माला, शंकर, रेहाना, जहांगीर. शंकर जो है वो बॉलिंग कर रहे हैं, रेहाना जो है वो बैटिंग कर रही है. होता क्या है, शंकर मैनेज करके रेहाना को आउट करता है, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं कि मैं आउट हो गई हूँ. शंकर को गुस्सा आता है. विद अ थॉट एंड माइंड कि मैं इसको आउट करता हूँ, शंकर एक लाइट बॉल करवाता है. He thinks that if I will give a light ball, she will hit it and we will catch it. We'll catch the ball and she will be out. Okay, as a result, she will be out. But contrary to what he thought, what happened was Rehana hit the ball very hard. वो बहुत जोर से बॉल को मारती है, बॉल को हल्का देख करके. As a result होगा क्या? बॉल जाती है और जाके स्ट्रीट लाइट को तोड़ देती है. It hits the street light and breaks the street light. तो अब स्ट्रीट लाइट जो है वो टूट गई है. ओके, इट ब्रोक द स्ट्रीट लाइट. शंकर जो है वो बड़ा खुश होता है कि आउट हो गया है. ओके, लेटर ही सेज कि हम ये रूल बनाना भूल गए थे कि अगर ऐसा कोई इंसिडेंट भी हुआ, अगर आपने स्ट्रीट लाइट तोड़ दी तो यू विल बी कंसिडर्ड आउट. बट रेस्ट ऑल 3 फ्रेंड्स, दैट इज माला, जहांगीर एंड रेहाना, दे वर मोर वरिड अबाउट दैट स्ट्रीट लाइट. अब उनको एक हफ्ते पहले की बात याद आती है कि एक हफ्ते पहले जो निर्मला मौसी है ना, उनकी इन्होंने क्या किया था, खिड़की तोड़ दी थी, विंडो तोड़ दी थी. अब क्रिकेट खेल रहे थे, किसी के घर में जाके बॉल लग गई तो उसकी विंडो टूट गई. फाइन. उसके बाद क्या हुआ, बाद में इनको अपनी पॉकेट मनी से, इनकी अपनी पॉकेट से इन्हें पैसे देने पड़े थे निर्मला मौसी को टू गेट दैट विंडो रिपेयर्ड. ओके, एज अ फाइन जो है उन्होंने निर्मला मौसी को दिया था. अब उनका कंसर्न क्या है कि शिट, आज हमने स्ट्रीट लाइट तोड़ दी है. पहले निर्मला मौसी के घर की विंडो तोड़ी थी, आज इनकी स्ट्रीट लाइट तोड़ दी है, तो अब हमें फिर से क्या फाइन देना पड़ेगा, क्या करना होगा, फाइन देना भी है तो किसको देना है. इट वॉज अ बिग कंसर्न. सो व्हाट दे ऑल डू, इन सब में रेहाना का घर बहुत पास में होता है, तो ये तीनों बच्चे मिलकर के रेहाना के घर पे जाते हैं, उसकी मदर के पास. उसकी मदर एडवाइस देती है कि तुम सब यास्मीन खाला के पास जाओ, वो आपको इस मैटर में ज्यादा हेल्प कर देंगे. तो सब जो है यास्मीन खाला के पास भागता है. यास्मीन खाला जो है ना, वो रिटायर हुई होती है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से. नाउ द क्वेश्चन इज, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन क्या होता है? देखो, हम जहाँ भी रह रहे हैं ना, हमारे लोकेलिटी को, अगर हम सिटीज़ में रह रहे हैं, टाउन्स में रह रहे हैं, वहाँ पे हर चीज़ को मैनेज करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन है. जैसे स्ट्रीट लाइट है, वाटर हो गई, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, ठीक है, गार्बेज हो गया, क्लीनलीनेस मैनेजमेंट है, वहाँ पे हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल्स हैं, गार्डन्स है. तो वहाँ का जितना भी मैनेजमेंट होगा वो कैसे होगा, ये सब देखने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन है, और उस ऑर्गेनाइजेशन को क्या बोलते हैं? म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन. This municipal corporation, it takes care of street lights, ठीक है, गार्बेज कलेक्शन की ड्यूटी है इनकी, वाटर सप्लाई की ड्यूटी इन्हीं की है, इलेक्ट्रिसिटी की देखना उसकी भी ड्यूटी है इनकी, ठीक है, स्ट्रीट को क्लीन रखने की ड्यूटी है इनकी, मार्केट प्लेसेस को क्लीन रखने की ड्यूटी भी इन्हीं की है. एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल, दे मेक श्योर दैट नो डिजीज ब्रोक आउट, ठीक है, कोई डिजीज नहीं हो जाए, फैले नहीं, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, थोड़े टाइम में देखना मलेरिया के लिए वार्निंग्स शुरू हो जाएंगी, बड़े बड़े पोस्टर लगे होंगे बारिश का मौसम आते ही, जून जुलाई अगस्त में, कि पानी रुकने मत दो, मलेरिया फैलता है, ठीक है. तो अलग अलग बीमारी के अगेंस्ट कैंपेन्स जो चलाने होता है ना एक लोकेलिटी में, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की होती है. उसके बाद में अगर स्कूल्स है, हॉस्पिटल्स है, डिस्पेंसरी है, तो इनके एरिया में इस सबको चलाने का काम किसका होता है? म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का होता है, ठीक है. ये सब गवर्नमेंट के बिहाफ पे कर रहे हैं. इसके बाद में गार्डन्स की अगर बात करो
तो कहाँ पर गार्डन बनाना है, उसको मेंटेन कैसे करना है. सो मेकिंग द गार्डन्स एंड मेंटेनिंग देम, ऑल दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ होम, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन. ठीक है. नाउ व्हाट इज म्यूनिसिपल काउंसिल देन? ये दो अलग अलग टर्म्स है एक ही चीज के लिए, बस लेवल का डिफरेंस है. जैसे अगर बिग सिटीज की बात करोगे, बिग सिटीज जैसे मुंबई हो गए, पुणे हो गए, ठीक है, दिल्ली हो गई, तो वहां पर आपको म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन देखने को मिलेगा. लेकिन अगर स्मॉल टाउन्स की बात करोगे, ठीक है, स्मॉल टाउन्स की बात करोगे, तो वहां पे आपको म्यूनिसिपल काउंसिल्स देखने को मिलती है. ये जो है ये एक बेसिक डिफरेंस है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और म्यूनिसिपल काउंसिल पे. ये लोग कहाँ से आते हैं? जैसे हमने विलेज पंचायत में पढ़ा था, सारे लोग इलेक्टेड है. ठीक है. ये कहाँ से आएंगे? म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में, म्यूनिसिपल काउंसिल में लोग जो है वो लोग आएंगे कहाँ से? अब उसके बारे में पढ़ना है. ठीक है. पार्क कहाँ पे बनेंगे, हॉस्पिटल्स कहाँ बनने हैं, स्कूल कहाँ बनने हैं, कैसे मैनेज करना है, इन सबको मैनेज करने के लिए हमारे पास एक कमिटी होती है जिसको हम बोलते हैं वार्ड काउंसिलर्स. ये जो वार्ड काउंसिलर्स होते हैं ना, ये सारे इलेक्टेड होते हैं. ठीक है. ये सारे क्या होता है? इलेक्टेड होते हैं. अब हम इसको ना थोड़ा इजी वे में समझते हैं. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, ये एक सिटी है. ठीक है. जैसे विलेज को हमने वार्ड्स में डिवाइड किया था, वैसे ही सिटी को भी ना हमने वार्ड्स में डिवाइड कर लिया. ठीक है. 1 2 3 4 5. ठीक है. हर जगह से हम एक वार्ड काउंसिलर को इलेक्ट करते हैं. जैसे वहां पे किसको इलेक्ट कर रहे थे? हमने वहां पे भी तो पंच वगैरह को इलेक्ट किए हैं ना, वार्ड पंच जिन्हें बोलते हैं. यहाँ से हम वार्ड काउंसिलर को इलेक्ट करते हैं. ये वार्ड काउंसिलर्स को इलेक्ट करते हैं. मान लो इस वार्ड में कोई चेंज करना है. ठीक है. तो इस वार्ड में क्या चेंजेस करने हैं उसका डिसीजन इस वार्ड का काउंसिलर लेगा. इस वार्ड में क्या करना है, इस वार्ड का काउंसिलर ये चीज देखेगा. ठीक है. तो हर वार्ड का काउंसिलर अपने वार्ड के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग, मान लो कोई ऐसा है जो पूरी सिटी को इम्पैक्ट करे, ऐसा कोई डिसीजन लेना है जो इन पांचों वार्ड को एक साथ इम्पैक्ट करेगा. 5 नहीं तो 5 में से 4 को करेगा. ठीक है. तो इस सिचुएशन में क्या ये लोग अपने अपने के लिए अलग अलग डिसीजन लेंगे? जी नहीं. ऐसा कोई भी डिसीजन जो पूरी सिटी को, एंटायर सिटी को इफेक्ट करता है, ऐसे डिसीजन को काउंसिलर कमिटीज लेती हैं. ठीक है. ग्रुप ऑफ काउंसिलर्स, मतलब इन सब के ये सारे मिल करके एक ग्रुप बनाएंगे जिसे बोलते हैं काउंसिलर कमिटी, और ये साथ मिल करके डिसीजंस लेते हैं. ठीक है. अगर एक ही वार्ड में प्रॉब्लम है, मान लो वार्ड नंबर 5 में जो है वाटर का प्रॉब्लम है, ये सैनिटेशन का प्रॉब्लम है, तो जितने भी जो भी लोकल लोग होते हैं ना, वहाँ के रहने वाले जो नॉर्मल पीपल है, ओके, जो ऑर्डिनरी पीपल है, वो क्या करेंगे? वो यहाँ के जो वार्ड काउंसिलर है उसके पास जाएंगे, उसको बोलेंगे कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है. फिर ये जाएगा, वाटर से प्रॉब्लम है तो वाटर अथॉरिटी के पास, इलेक्ट्रिसिटी के प्रॉब्लम है तो इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के पास, सैनिटेशन के पास है तो सैनिटेशन डिपार्टमेंट से सबसे कांटेक्ट करके जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट करवाएगा. ये बेसिक काम चलता है. तो कहाँ के लिए कौन डिसीजन ले रहा है, आई होप आपको समझ आएगा. डिसीजन बाय होम, एंटायर सिटी के लिए है तो कौन करेगा? काउंसिलर कमेटी. और सिर्फ एक वार्ड के लिए है तो कौन करेगा? उस वार्ड का वार्ड काउंसिलर जो होता है वो ये सारा काम देखता है. ये तो बात आ गई डिसीजन मेकिंग की. अब उस डिसीजन इम्प्लीमेंटेशन की बात करता है. हु इज गोइंग टू इम्प्लीमेंट दोज डिसीजंस? तो डिसीजंस ले लिए काउंसिलर कमिटीज ने, काउंसिलर्स ने, उन्होंने ले लिया. इम्प्लीमेंटेशन का काम होता है वो होता है कमिश्नर का, और इनके नीचे जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ होता है उनका होता है. देखो, वार्ड काउंसिलर्स जो होते हैं, ठीक है, ये सारे क्या करते हैं? मीटिंग करेंगे. ये मीटिंग करने के बाद में एक बजट बनाते हैं. ठीक है. पैसे भी तो तय करने होंगे ना कि कहाँ पे कितना खर्च करना है, उसी के हिसाब से ये स्पेंडिंग करते हैं. हर वार्ड काउंसिलर जो होता है ना, वो ये कोशिश करेगा कि मेरे वार्ड का जो भी इशू है वो मैं पूरी काउंसिल के सामने रखूं ताकि उसको एड्रेस हो. क्योंकि अगर आज आप इस पे ध्यान नहीं दोगे, कल लोग आप ही को आकर के डंडे मारेंगे. Because you are accountable for the people of your ward, you are going to look after their needs. So as simple as that. ठीक है. फिर पूरी ये डिसीजन ले लिया. अब डिसीजन लेने के बाद में पूरी सिटी को ना डिवाइड कर लेंगे.
ठीक है, जैसे 1 2 3 4 5 6 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया पूरी सिटी को। ठीक है, अब ना डिपार्टमेंट्स होते हैं। ठीक है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स ले लेंगे कि ये जो है ये वाटर डिपार्टमेंट है, ये गार्बेज कलेक्शन का डिपार्टमेंट है, ये रोड का डिपार्टमेंट है। ठीक है, तो आप सब जा करके इन सब में, अगर आप वाटर डिपार्टमेंट से हो तो इन 6 के 6 का वाटर का इशू जो है वो आप देखोगे, गार्बेज का इशू आप देखोगे, रोड का आप देखोगे, सैनिटेशन का आप देखोगे। ठीक है, तो ऐसे ये जितनी भी प्रॉब्लम्स है उन सबको डिवाइड करके जो है देखा, मतलब ऐसे सॉर्ट किया जाता है, तो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स जो है वो बन जाते हैं। तो इम्प्लीमेंटेशन का काम बेसिकली किसका होगा? कमिश्नर का होगा, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है उसका होगा, लेकिन वो अकेले तो काम नहीं कर रहा है, उसको हेल्प आउट करनी होगी। अब हमने एक जगह बात की थी बजट की, तो जब बजट ये बना रहे तो इनके पास पैसा कहाँ से आ रहा है, पहले तो यही एड्रेस करते हैं। फिर जब प्रॉपर पॉलिसीज का फॉर्मेशन समझ आ जाएगा, अब सबके पास पैसा भी आ गया है, उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं। तो मनी कहाँ से आ रहा है? टैक्स, सबसे ज्यादा पैसा आता है टैक्स से। टैक्स से कैसे? देखो, टैक्स बहुत टाइप के होता है। ठीक है, आप टैक्स, पहली बात तो टैक्स होता क्या है, जब भी आपको गवर्नमेंट कोई सर्विस दे रही है, ठीक है, गवर्नमेंट ने आपको कोई सर्विस दी है तो आप उस सर्विस के लिए पे करोगे ना गवर्नमेंट को, तो वो जो आप पे करते हो गवर्नमेंट को, जो गवर्नमेंट ने आपको सर्विसेज दी है उसके लिए आप जो गवर्नमेंट को पे कर रहे हो उस अमाउंट को बोलते हैं हम टैक्स। जैसे स्कूल में आप लोग पढ़ने जाते हो, ठीक है, तो स्कूल में आपको एजुकेशन मिल रही है, उस एजुकेशन के बदले में जो आप पैसे उन्हें दे रहे हो उसे बोलते हैं फीस। वैसे गवर्नमेंट जो फैसिलिटीज आपको दे रही है उस फैसिलिटीज की जो फीस है उसे बोलते हैं टैक्स। ठीक है, अब इनके पास टैक्स कहाँ से आता है? म्यूनिसिपल काउंसिल, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस के पास। ये किस चीज के टैक्स की बात कर रहा है? प्रॉपर्टी का टैक्स हो गया, हाउस टैक्स हो गया, वाटर टैक्स है, रोड पे जाते हो आप लोग टोल भरते हो तो टोल टैक्स हो गया, ये सारा जो है पे करते हैं। फर्दर कोई स्कूल है तो वो एजुकेशनल टैक्स दे रहा है, होटल है तो वो टैक्स देगा, शॉप है तो टैक्स देगा, मूवी देखने जाओगे ना तो उस पर भी देखोगे कि मूवी पे टैक्स लगा हुआ है, टैक्स है। ठीक है, किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हो तो लिखा होता है ना जीएसटी इंक्लूडेड, तो यू आर पेइंग दैट टैक्स, आप टैक्स दे रहे हो, तो हर चीज पे आप टैक्स दे रहे हो। तो स्कूल में फीस भरोगे तो उसमें भी होता है जीएसटी इंक्लूडेड। ठीक है, तो आप हर चीज पे टैक्स दे रहे हो। ये जो टैक्सेशन वाला मनी है ये सारा मनी कहाँ जाता है? म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस के पास, काउंसिलर्स, कमिटी, ये सब मिल करके उसके बाद में बांटते हैं पैसे और उसके अकॉर्डिंग सिटी में काम होता है। आई होप आपको इतना समझ आया होगा। अब एक क्यूरियोसिटी होती है, जहांगीर पूछता है कि ये जितना भी गार्बेज इकट्ठा होता है ये सारा जाता कहाँ है? तो जो यास्मीन हैं वो एक स्टोरी नरेट करती है, बहुत पुराने टाइम की बात बताती है, वो उन्हीं के लोकेलिटी की। वो बोलते हैं कि नेबरहुड में बहुत ज़्यादा गार्बेज जो है वो धीरे धीरे क्या है पाइलअप होता गया, ढेर बन गया। ठीक है, ढेर बनने से डॉग्स हो गए, रैट्स हो गए, ठीक है, फ्लाइज हो गई, वो सारी इस पे आने लगी। अब ये सारी आएगी तो लोगों में बीमारियां फैलाएगी। ठीक है, और यहाँ पे बदबू भी बहुत ज़्यादा आएगी, बहुत गंदी वाली स्मेल भी आती है। ठीक है, तो लोग आसपास जाना पसंद नहीं करते थे। तो गंगाबाई जो है ना ये बहुत रेप्यूटेड है पूरी सोसाइटी में, और आज इस स्टोरी के बाद में बच्चों को ये समझ आता है कि उनकी सोसाइटी में इतनी रेपुटेशन क्यों है। ये जब कचरा इकट्ठा होता है, लोग बीमार होते हैं, उनके बच्चों को फिर धीरे धीरे क्या उन्हें क्रिकेट खेलने या फिर स्ट्रीट्स में नहीं जाने दिया जाता है कि अगर तुम बाहर जाओगे बीमार हो जाओगे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या, कब तक बच्चों को बाहर नहीं भेजोगे, कब तक बाहर नहीं जाओगे। ठीक है, तो बहुत सारे लोग जो है इकट्ठा होते हैं और वो सारा प्रोटेस्ट करता है। तो गंगाबाई जो है ना ये बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करती है और जाकर के जो उनका वार्ड काउंसलर होता है उसके घर के बाहर जाकर के प्रोटेस्ट करती है, उसको बाहर बुलाती है। वार्ड काउंसलर बाहर आता है और बोलते हैं कि नेक्स्ट डे यानी कल जो है हम कमिश्नर से मिलेंगे। ठीक है, और उनको बोलेंगे कि जो भी हमारा इशू है ना वो हम इनके सामने रखेंगे, ये बाद में उसकी सफाई का अपने आप देख लेंगे। मीनवाइल आप एक काम करो, आप मुझे ना रिटर्न में पिटीशन ला के दो और जितने लोगों का लोकेलिटी में साइन करवा सकते हो ना साइन करवाओ, ताकि हम क्लीन अप करवाए। तो जितने भी बच्चे होते हैं ना छोटे सोसाइटी में वो सारे घर से घर जाते हैं, साइन करवा के पूरी पिटीशन तैयार कर लेते हैं।
तो सबका एडल्ट जो भी होता है, एडल्ट मतलब अबव 18, उन सबका सिग्नेचर होता है और ऐसे करके पूरी लिस्ट तैयार हो जाती है कि हाँ हमें इन इश्यूज को सॉर्ट आउट करना है। नेक्स्ट डे ग्रुप ऑफ वुमेन, पूरा लोगों का, औरतों का एक ग्रुप जाता है, ठीक है, वार्ड काउंसिलर खुद, और क्योंकि सैनिटेशन को लेकर के इशू था तो एक सैनिटेशन का जो इंजीनियर है, ठीक है, उसको अपने साथ लेकर के ये सारे मिलने जाते हैं किससे, कमिश्नर से, ठीक है। कमिश्नर को जाकर के वो अपना सारा इशू बताते हैं तो कमिश्नर बोलते हैं कि ही मेक्स एन एक्सक्यूज अबाउट द ट्रक शॉर्टेज, कि हमारे पास ना कचरा ले जाने वाली गाड़ियों की कमी है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हुई है, मैं कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी इसका सोल्यूशन हो जाए। तो गंगाबाई जो है वो थोड़ा गुस्से में तो होते हैं, तो वो बोलते हैं कि हाँ हमारी लोकेलिटी से जब कचरा उठाने की बारी आई तो आपके पास ट्रक नहीं है, बट यू हैव इनफ ट्रक्स टू कलेक्ट द गार्बेज फ्रॉम रिच लोकेलिटीज। अमीर लोगों की लोकेलिटी से तो उठाने के लिए आपके पास बहुत पैसा है। कमिश्नर जो है उसको थोड़ा अजीब लगता है और वो मतलब ऐसे एक इंसल्ट टाइप से फील हो जाती है, जवाब नहीं होता उसके पास कुछ कहने के लिए, तो बोलता है ठीक है आप मुझे 2 दिन दो, ठीक है, यू गिव मी 2 days एंड विद इन 2 days आई विल मेक श्योर दैट द सिटी गेट्स, योर लोकेलिटी गेट्स क्लीन्ड, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या होता है, 2 दिन के बाद पोस्ट 2 days कोई सफाई नहीं होती है, ठीक है, तो और ज्यादा बड़ा प्रोटेस्ट होता है, तो और ज्यादा बड़ा वापस से वो लोग प्रोटेस्ट करते हैं। उसके इस प्रोटेस्ट का रिजल्ट ये होता है कि जो क्लीनलीनेस होती है ना उस सिटी की, उस लोकेलिटी की, वो रेगुलर हो जाती है, वो क्या है, रेगुलर हो जाती है। तो बेसिकली आपने सीखा क्या है यहाँ पे, सीखा ये कि एक वार्ड होता है, एक सिटी है, उसको वार्ड्स में डिवाइड किया है, वार्ड से वार्ड काउंसिलर्स बनाते हैं, ये सारे मिलकर के वार्ड कमिटी, जो काउंसिलर्स कमिटी होती है वो बनाता है। सब अपने अपने वार्ड के जो भी इश्यूज होंगे वो सारे इस काउंसिल के सामने रखेंगे, फिर डिसीजन लेंगे ये सब मिल करके, फिर अपना जो भी लॉज वगैरह जो कुछ भी इन्हें बनाने हैं, रूल्स वगैरह वो बनाएंगे, फिर कमिश्नर को पास जाएंगे, कमिश्नर को बोलेंगे कि ये सारी जो इंश्योर करने की ड्यूटी है वो आपकी है। तो हर डिपार्टमेंट की अपनी अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, फिर उस डिपार्टमेंट में बहुत सारे गवर्नमेंट सर्विसेज में मेंबर्स आए हुए होते हैं, वो इस सबको दे आर गोइंग टू लुक आफ्टर ऑल द इश्यूज, ठीक है। जैसे सैनिटरी डिपार्टमेंट्स में बहुत सारे कर्मचारी हैं सरकार के, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में जब आप बिल भरने जाते हो तो देखते हो ना वहाँ पे बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, तो ये सारे जो है ना ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं और ये सब जो है इस चीज को देखेंगे, मैनेज करेंगे, ओके। सो दिस वाज ऑल द स्टोरी कि ऐसे जो है काम होता है। नेक्स्ट आपकी ना एक स्टोरी दी है सूरत प्लेग को लेकर के। ये प्लेग ना 1994 में हुआ था। देखो 1994 में ना सूरत इट अकाउंटेड वन अमंग द डर्टीएस्ट सिटी, ये वन अमंग द डर्टीएस्ट सिटी थी, एंड टुडे इट अकाउंट्स अमंग द वन ऑफ द क्लीनिएस्ट सिटी ऑफ इंडिया। आज सबसे साफ सुथरी सिटियों में से एक में आती है, कभी ये सबसे गंदी सिटी में आती थी, ठीक है। तो 1994 से 2024, ठीक है, सो 30 ईयर्स की बात है। इन 30 सालों में ऐसा क्या कुछ हुआ अगर हम देखें तो एक बहुत ही बुरा इंसिडेंट होता है, वो होता है 1994 में। बहुत ज़्यादा गार्बेज की क्या है, ओपन डंपिंग हो रही होती है, खुले में कचरा फेंक रहे होते हैं, जिसकी वजह से धीरे धीरे फ्लाइज, रैट्स वगैरह जो है अलग अलग तरीके के वो सारे जो है यहाँ पे आने शुरू हो जाते हैं। रोडेंट्स आएंगे यहाँ पे, इस गार्बेज पे आके फीड अप करना शुरू कर देंगे। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की ड्यूटी क्या होती है कि वो सैनिटेशन को लुक आफ्टर करे, ओके। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सैनिटेशन ढंग से हो सिटी का, लेकिन ये भी सिचुएशन को क्या इग्नोर करते चले जाता है, ठीक है। तो सैनिटेशन बिल्कुल भी प्रॉपर नहीं होता है, बहुत ज़्यादा इम्प्रॉपर होने की वजह से गार्बेज जो है वो कंटिन्यूसली पाइल अप होता चला जाता है, गार्बेज कंटिन्यूसली इकट्ठा होता चला जा रहा है। एक ऐसी कंडीशन आती है कि प्लेग जो है वो स्प्रेड हो जाता है, ठीक है, बीमारियां फैलनी शुरू हो जाती हैं। ये इवन एयर से भी शुरू हो गई। अब जिन लोगों को भी बीमारी हो गई उनको क्या किया था, आइसोलेट कर दिया जाता था। कंटेमिनेटेड पीपल, ऑल व्हाट वाज डन विद देम, दे ऑल वर आइसोलेटेड। जैसे कोविड हुआ था तो जिसको कोविड हुआ था उसको आइसोलेट किया गया था ना, अकेले में रखा गया था ताकि औरों में नहीं फैले।
ये सेम सिचुएशन होने लगी। इसकी वजह से अराउंड 3 लाख पीपल दे डेजर्टेड द सिटी, वो शहर छोड़ के ही चले गए, सूरत छोड़ के चले गए। अब ये सिचुएशन इतनी बुरी हो गई कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की तो गर्दन में आ गई कि हाँ भाई तुमने इतनी लापरवाही कैसे कर दी। ठीक है, जब म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का क्वेश्चन होने लगा तो उन्होंने क्या किया, पूरी सिटी को ही क्लीन कर दिया। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने ये इंश्योर किया कि पूरी सिटी जो है वो कंप्लीटली क्लीन हो जाए। ठीक है, उस दिन से लेकर के आज तक जो सूरत है, इट इज अकाउंटिंग अमंग वन ऑफ द क्लीनेस्ट सिटीज इन इंडिया। ठीक है, तो ऐसा होता है ना कि गवर्नमेंट पहले किसी चीज को इग्नोर करती चली जाती है, फिर वो सर में आ जाती है, तब जाके उस पर ध्यान देती है। ये इंसिडेंट सूरत में भी हुआ था, जिसके बाद में जो वहां पे क्लीननेस का बहुत ध्यान रखा गया। तो ये जो है ये बेसिक्स था जो आपके बुक में दिया है। आई होप मैंने आपको अच्छे से समझाया होगा। ठीक है, जहाँ पे हमने पंचायती राज डिस्कस किया था वहाँ मैंने आपको बताया था म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन कब आए थे, 73rd 74th अमेंडमेंट एक्ट, जो कुछ भी नए पार्ट्स ज्वाइन अप हुए थे उसके बारे में हमने एक बेसिक डिस्कशन पहले किया हुआ है। ठीक है, तो हमने देखा था 1992 में जो है 73rd 74th अमेंडमेंट आया था। ठीक है, तभी से उन्होंने क्या किया था, कुछ आर्टिकल्स में चेंजेस किए थे। ठीक है, 9A जो पार्ट ज्वाइन किया गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वो था म्यूनिसिपैलिटीज के ऊपर। ठीक है, तो वो सारा म्यूनिसिपैलिटीज के ऊपर था। उसके बाद में हमारी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है उसको भी शुरू किया है। तो इट्स फ्रॉम 1993 ऑनवर्ड्स। ठीक है, 1992 1993 में हुआ है और 1994 का ये इंसिडेंट है। तो इस चीज़ को जो है थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। विद दिस आवर चैप्टर एंड्स। ठीक है, आई होप मैं आपको बहुत अच्छे से चीज़ों को क्लियरली समझाया होगा, चैप्टर को अच्छे से। अगर कोई डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। आप मुझसे जो हमारा टेलीग्राम का ग्रुप है UPSC एडुकेयर, ठीक है, ऐसे नहीं मिले तो 0918 आगे लगा देना, इसके आपको यूज़र नेम है ही हमारा, तो आपको इजीली जो है मिल जाएगा। कमेंट करके पूछ सकते हो, मेल करके आप मुझसे कोई भी चीज़ पूछ सकते हो। अगर आपको किसी भी टॉपिक में कहीं पे भी कोई डाउट आ रहा है आप इसके ग्रुप में हमसे पूछ सकते हो। ये PDF आपको इसी पे प्रोवाइड कर दी जाएगी। सो आई होप कि यू वुड हैव एंजॉयड दिस लेक्चर। प्लीज़ एक बार चैप्टर पहले पढ़ के आया करो वीडियो देखने से पहले, और एक इसके बाद में चैप्टर को एक रीडिंग दे दिया करो ताकि आपको लॉन्ग टर्म में ये चीज़ें मेमोराइज रहे। सो नाउ आई वुड लाइक टू टेक योर लीव। ओके, अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज़ like it, share it and subscribe for more educational content specifically focused for the UPSC journey. Okay, so now leaving for today, we'll meet tomorrow with a new chapter. So thank you for attending the class. Thank you.